एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हम पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है उसके बारे में, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन उसके बारे में जान लेते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, जल के अणु है। ये आपको एक मान लीजिए कोई पात्र है, उसमें क्या है, जल भरा हुआ है। कोई पात्र है, उसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। आप इसको अगर फ्रीज कर रहे हो यानी जमा दे रहे हो तो वो ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा आइस क्यूब में, यानी बोल सकते हो आप बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। आप इस परिवर्तन को क्या कहोगे? भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके अणुओं में जिन अणुओं से मिलके ये बना हुआ है, जिन तत्वों से मिलके यानी H2O से मिलके बना हुआ है ये जल H2O। आप आइस में भी देखोगे तो किसके अणु होंगे? H2O के ही होंगे। और ये क्या है? वाटर, यानी पानी में भी देखोगे तो H2O ही मिलेंगे। और बर्फ में भी देखोगे, आइस में भी देखोगे आप लोग तो क्या मिलेंगे? H2O ही मिलेंगे। यानी इनकी अवस्था में केवल परिवर्तन हो रहा है, इनके संगठन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे कि मान लीजिए यही पानी को ही हमने क्या किया, अब हीट कर दिया, यानी गर्म कर दिया। गर्म किया तो ये किसमें बदल गया? वाष्प में बदल गया। वाष्प में बदल जाएगा। और इस वाष्प को आप इकट्ठा कर लो, इस वाष्प को आप इकट्ठा कर लोगे, यानी आप बोल दो कि आप जिस पात्र में रख के इसे हीट कर रहे हो तो इसके क्या होंगे? अणु दूर दूर हो के वाष्प में परिवर्तित होने लगेंगे। वाष्प में परिवर्तित होने लगेंगे। आप किसी पात्र से लगा दोगे तो फिर यह वाष्प किस में परिवर्तित हो जाता है? वाटर में परिवर्तित हो जाता है। यानी आप क्या बोल सकते हो कि इन वाटर से आइस बनाया जा सकता है, यानी जल से बर्फ बनाया जा सकता है, बर्फ से जल भी बनाया जा सकता है, जल से वाष्प बनाया जा सकता है, वाष्प से जल बनाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को आप क्या कहते हो? ऐसे परिवर्तन को आप कहते हो भौतिक परिवर्तन। आइए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन आप बोल सकते हो पदार्थ की संगठन में परिवर्तन। जैसे कि आप बोल सकते हो पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसे फिर उसके रूप में यानी मूल रूप में लाया न जा सके, उसको आप क्या बोल दोगे? उसको आप बोलोगे रासायनिक परिवर्तन। तो आप बोलो पदार्थ में होने वाला
ऐसा परिवर्तन जो उसके संगठन में परिवर्तन कर दे उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों के घर में सामान्य उदाहरण है कि आप लोगों के घर में दूध से दही बनाया जाता है। मान लीजिए ये क्या है, दूध है किसी पात्र में, ये दूध रखा हुआ है, इससे क्या बनाया जा सकता है, दही बनाया जा सकता है। ये मान लीजिए क्या हो गया, दही। दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध बनाया नहीं जा सकता। ऐसे परिवर्तन को आप क्या कह सकते हो, रासायनिक परिवर्तन। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं जो क्या ना हुआ हो, जो पुनः मूल रूप में ना आ सके। जो पुनः मूल रूप में ना आ सके उसको आप क्या बोल दोगे, उसे रासायनिक परिवर्तन बोल दोगे। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये पुनः अपने मूल रूप में आ सकता है। अब आइए देखते हैं हम क्या होता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है, उसको जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है आपके पेपर में भी छपा मिल सके, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ये तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो आइए देखते हैं क्या होता है भौतिक परिवर्तन। देख चुके हैं आप लोग कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट करके आप लिख सकते हैं। एग्जाम में 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख दोगे, आप लोगों को अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बाबू, इनके अवस्था में परिवर्तन होता है, संगठन में नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, इन्हें पुनः मूल रूप में अवस्था परिवर्तन करके लाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख दोगे, तीसरा पॉइंट आप लिख, इनमें अवस्था परिवर्तन होता है, संगठन में नहीं। इन्हें पुनः मूल रूप में अवस्था परिवर्तन करके लाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, इनके भार अपरिवर्तित रहते हैं। थर्ड पॉइंट ही लिख दीजिए, फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए एक और, ये अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी
होते हैं। अब आप इधर लिख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन में इनके संगठन में परिवर्तन होता है, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, इनको पुनः मूल रूप में नहीं लाया जा सकता है, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, इसमें भार परिवर्तन होता है, इनमें भार परिवर्तन होता है। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, ये अस्थाई होते हैं, मतलब एक बार बन गए तो उन्हें पुनः उस रूप में नहीं लाया जा सकता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें अवस्था परिवर्तन होता है, संगठन परिवर्तन नहीं होता है। इनमें को पुनः मूल अवस्था में लाया जा सकता है, इनको या इनके भार में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इनके संगठन में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, इनको पुनः मूल रूप में नहीं लाया जा सकता, यानी आप जिससे बनाए उसी में, यानी दूध दही से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है, इनमें भार परिवर्तन होता है। जैसे कि आप बोल सकते हो, आप 1 लीटर दूध लाए और आपको 900 ग्राम क्या मिला बाबू, ml दही मिला, तो आप क्या, इसमें क्या हो गया, भार परिवर्तन हो गया। लेकिन बर्फ से आप क्या बना रहे हो, मान लो 1 लीटर बर्फ लिया था आपने, या वही 1 लीटर बर्फ को क्या कर दोगे, पिघला दोगे, तो वो जल भी क्या होगा, 1 लीटर ही होगा, यानी उनके भार में या परिवर्तन नहीं होगा। 1 किलो लिए हो तो 1 किलो में आइस में 1 किलो जल ही होगा। लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें भार परिवर्तन होगा। ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। मतलब आप क्या किए हो कि फ्रीज करके जल को बर्फ बना दिए हो, ये बर्फ क्या कर दोगे, समान टेम्परेचर पे आप छोड़ दोगे तो वो पुनः किस में परिवर्तित हो जाएगा, जल में। इसलिए ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन आप एक बार दूध से दही बना दिए तो आप किसी भी अवस्था में रख दें, उस दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आइए आगे देखते हैं क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन आप लोग देख चुके हैं, भौतिक परिवर्तन देख चुके हैं। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया अभी अभी आपने क्या पढ़ा है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया भी वैसी ही होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, अवस्था भी परिवर्तित होता है। इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, लेकिन इसमें आप पता नहीं लगा सकते कि इसको
क्या बना है, यानी आप बोल सकते हो इनकी अवस्था का पता नहीं लगा सकते कि जल बन रहा है अभिक्रिया से या समीकरण से, कि जल बन रहा है, गैस बन रहा है, या क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है, ये पता नहीं चलता। तो आइए देखते हैं क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हो, और नया पदार्थ मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न हो। मतलब क्या हुआ रासायनिक अभिक्रिया का? रासायनिक अभिक्रिया का एक ही मतलब है कि आप किसी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों के संयोग करवा रहे हो, और उन संयोग से क्या हो रहा है, कोई नया पदार्थ मिल रहा है, जिसको आप क्या कह रहे हो, रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हो। और उस रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्या हुआ, मान लीजिए कोई ए पदार्थ था, ये बी के साथ संयोग करके मतलब मिल के क्या बना लिया है, सी बना लिया, और ये सी इन दोनों से क्या है, भिन्न है ना। देखिए सी ए से भी भिन्न है और बी से भी भिन्न है, तो ये क्या हुआ, ये अभिक्रिया जो हो रही है वो कैसी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर संयोग करके परस्पर अभिक्रिया करते हैं और क्या करते हैं, नए पदार्थ बना लेते हैं। और वो नया पदार्थ क्या होता है, मूल पदार्थ, यानी जो जिनसे मिल के बना हुआ है उन पदार्थों से क्या होता है, भिन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और ये जो नया पदार्थ मिला होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि उत्पाद क्या हो, नया पदार्थ, यानी उत्पाद मूल पदार्थ, यानी आप बोल सकते हो कि अभिकारक से क्या हो, भिन्न हो, जिनको आप क्या कह सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया इनसे, यानी मूल पदार्थ से मिल के जो नया पदार्थ मिल रहा है और जिनकी वजह से बन रहा है। जैसे आप बोल सकते हो ए और बी मिल के सी बना रहे हैं, तो ये जो सी बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आप क्या कर रहे हो, रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हो। आई होप रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन को आप क्या कर रहे हो, अभिक्रिया करवा रहे हो, तो ये क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। आइए देखते हैं आगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आप बोल सकते हो रासायनिक अभिक्रिया के सूत्रों में क्या कर देना, प्रतीकों में क्या कर देना, प्रस्तुत कर देना, उसको आप क्या कहते हो, रासायनिक समीकरण कहते हो। क्या कहते हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के आधार पे आप क्या कर देते हो, लिख देते हो, प्रस्तुत कर देते हो, रूप में निरूपण कर देते हो, उसको आप क्या कहते हो, रासायनिक समीकरण कर देते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो किसी रासायनिक
अभिक्रिया में भाग लिए अभिकारक तथा उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या होता है रासायनिक समीकरण? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के रूप में निरूपण कर देना यानी लिख देना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के भाग लेना, मतलब बाबू क्या करना, मिल के रासायनिक अभिक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण करवाना होता है, जिसको आप क्या कहते हो? रासायनिक अभिक्रिया। और उनमें भाग लेने वाले यानी अभिकारक और उत्पाद को तुम जैसे यहाँ लिखे हो, ये क्या है बाबू? अभिकारक हैं, इनके प्रतीक और सूत्र के रूप में लिखे हो। ये क्या लिखा है हमने? रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा है। अगर रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखा होता तो हम लिखते मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन बाबू क्या लिखते हैं? अगर समीकरण के रूप में लिखना होता है तो ये क्या हुआ? मैग्नीशियम हो गया। किसके रूप में है? प्रतीक के रूप में है। किसके? मैग्नीशियम के। ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता होगा अकेला नहीं रहता है, यानी कंपाउंड बना के रहता है अपने एलिमेंट के ही, यानी O2 के रूप में होता है हमारे वातावरण में। तो ये किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? ये क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लेकिन इनके सूत्र को जो हम निरूपण कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, वो क्या हो रहा है? ये इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो रासायनिक समीकरण। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। और ये हो क्या रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और उनके प्रतीक और सूत्र के रूप में क्या कर रहे हो? निरूपण कर रहे हो, जिसको हम क्या कर रहे हैं? रासायनिक समीकरण कह रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, उस पर बात करते हैं। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं? आइए देखते हैं क्या होता है रासायनिक समीकरण। या रासायनिक समीकरण ने आप लोगों ने देख लिया है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है? पहला पॉइंट आप लिख लेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, यानी जिन पदार्थों से नया पदार्थ बन रहा है, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या? किसमें? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी क्या? अभिकारक को रासायनिक समीकरण में बाएं ओर धन के चिन्ह से लिखते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा इसके पहले कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा था?
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो ये क्या था, अभिकारक था, अभिकारक। चलिए एक ही बार लास्ट में लिख दिया जाएगा, लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ, यानी आप क्या कहते हैं उसको, उत्पाद, रासायनिक समीकरण में समीकरण के दाएं ओर धन के दाएं ओर लिखते हैं, पहले लिख लीजिए, दाएं ओर लिखते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, अगर, यदि लिखिए, यदि उत्पाद एक से अधिक हो तो दोनों के मध्य धन चिन्ह लगाते हैं, तीसरा पॉइंट आप लिख लेंगे, अभिक्रिया के दोनों ओर ना लिख के लिखिए, अभिक्रिया के बीच में, अभिक्रिया के बीच में एरो का निशान लगाते हैं, यानी तीर का निशान लगाते हैं। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट मत लिखिए, थर्ड लिखिए, इसे हम लिखवा देंगे। रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये भी एक बार पूछ सकता है, आप लोगों से कई बार पूछा हुआ कि रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होता है या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, देख लीजिए। जैसे आपने इसके पहले रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, लेकिन यहाँ कितने ऑक्सीजन के अणु थे, एक ही अणु थे। लेकिन आप क्या करोगे, फोर्थ पॉइंट अब लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि द्रव्य के अविनाशिकता के नियम से के अनुसार न तो कोई तत्व बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए आप क्या करोगे बाबू, देखिए यहाँ मैग्नीशियम के कितने अणु हैं, एक अणु है, या आप बोल सकते हो मैग्नीशियम के कितने तत्व हैं, एक अणु है। तो आप यहाँ कितना है, एक
तो यानी मैग्नीशियम आप बोल सकते हो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ कितने अणु हैं? 2, और इधर क्या है? 1 अणु। तो आप यहाँ क्या करोगे? 2 लिख दोगे। और आप क्या किए? यहाँ 2 लिख दिए। अब क्या हो गए? 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गए। अभिकारक में क्या है? मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। वहाँ तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? 2 लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम के सामने। यानी यहाँ 2 मैग्नीशियम बैलेंस हो गए, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें दे दिया जाएगा। धन्यवाद तब तक के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।